राम राम भाई सारे भाइयों ने हो गया चालू। राम राम भाई सारे भाइयों ने जो ताल कटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम है शहीदी दिवस 23 मार्च और पेरेंटिंग एजुकेशन का, उस सिलसिले में आप आज चर्चा कर रहे हैं। इसको चर्चा को विस्तार रूप से थोड़ा सा करेंगे जल्दी। बता, सिर्फ संदेश है ये आप लोगों के लिए कि जो क्या हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं भाई। सभी साथी ध्यान देंगे कि ताल कटोरा स्टेडियम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो करनाल की टीम है, जो जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है लगभग। जो बस सवारियों के लिए करनी थी, जो साथी जाएंगे वो भी तैयार है। और ये स्पेशल गांव खराजपुर वालों के लिए है कि गांव खराजपुर के जो साथी हैं, जो भाई हैं, जो चलना चाहते हैं वो चलें, है ना सोनी भाई। तो वो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, सोनी भाई को मैसेज कर सकते हैं, नंबर लगभग सभी के पास है ही है। अगर नहीं भी है तो मेरा नंबर है 98 96 98 24 28। और सोनी भाई का नंबर है, सोनी भाई नंबर बता दो आप अपना। 90 505 70 270। ये हमारे दोनों भाइयों के नंबर हैं। जो साथी गांव से ताल कटोरा स्टेडियम के लिए चलना चाहते हैं वो चलें। ताल कटोरा स्टेडियम में जाना क्यों है और क्यों जरूरी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की जरूरत है सोनी भाई जी है ना। बिल्कुल। क्योंकि जो शहीदों ने, हमारे शहीदों ने जो शहादत दी थी, जो अपना बलिदान दिया था, प्राण त्याग दिए थे, हर प्रताड़ना वो झेली थी जो सामान्य व्यक्ति नहीं झेल सकता। तो वो उनका पर्पस जो था असल में वो क्या था, वो जो मैंने अब तक समझा है अपने अनुभव के हिसाब से, अपने इस जीवन के सफर में जो सीखा है, समझा है, वो ये है कि उन्होंने जो शहादत दी थी इस बात को लेकर के दी थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखद हों और उनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिले उनको। मतलब संपूर्ण आज़ादी की जो बात किया करते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस जी भी, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं हमारे देश में आज तक, उन्होंने संपूर्ण आज़ादी की ही बात की है, पूर्ण स्वराज की बात की है। तो आज वो क्या मिल पाया है। और हमें तो ये लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर हाल होते जा रहे हैं उनके। बद से बदतर किस तरीके से हो रहे हैं, जो एजुकेशन का मामला है सोनी भाई, उसमें देखो एजुकेशन का जो एक बोलबाला है कि एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, फलाने स्कूल में जाना चाहिए बच्चा, ढमकाने स्कूल में जाना चाहिए, वो इतनी क्लास पढ़ेगा, वो इतनी फीस दे रहे, ना जाने क्या क्या पूरे परचम रचे जा रहे हैं। पूरा सिस्टम एकदम मतलब इस दौड़ में लगा हुआ है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से मतलब पूरा बिगाड़ दिया जाए। और माँ बाप जो है वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे खराब हों या उनका भविष्य खराब हो। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य संवरे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो किसी भी तरीके से हो। एक चीज देखी हमने कि हमारे देश की जो विडंबना है हमारे समाज की, वो ये कहते हैं बच्चों को कि पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ना क्या है ये भी नहीं पता, और तो बातें क्या पता होंगी। मतलब कि शिक्षा जो होती है, मुझे लगता है कि यहाँ तक भी नहीं मिली है बच्चों को कि वो अपने शरीर को निरोगी कैसे रख सकें। क्यों जी। बिल्कुल 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 भाई, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और जैसे वीर सिंह भाई कह रहे हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम जाना क्यों जरूरी है या हमें क्यों जाना चाहिए, जी जी ये इस पे चर्चा करेंगे। आप क्यों जाना चाहिए, मतलब क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आपने देखा होगा भारत में एग्रीकल्चर विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग। खेती करने का तरीका बताते हैं उसमें हाँ कि ऐसे खेती होगी, आप इस समय पे ये बीज डालना, ये उन्नत किस्म है, ये हमारी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से अच्छा वहाँ पे लेक्चरर आएगा, प्रोफेसर आएगा, और सरकार उस पर ना जाने कितना ही जो है पैसा बजट तैयार करती है उस पर, स्पेशल बजट बनता है। हाँ अच्छा, पशु पालने के जो है बहुत सारे सेंटर हैं, केंद्र हैं। ऐसे ही मतलब आपको पक्षी पालने के हैं, मुर्गियां फार्म जिसको बोलते हैं, उसकी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डिग्रियां। अगर हम ये बात करें सोनी भाई कि मतलब हर चीज मतलब जो ये जीव हैं या खेती है, उसको बनाने का, उसको पालने का, उसको संभालने का एक सेंटर बना हुआ है। हाँ चाहे वो मछली पालने का हो, सूर पालने का हो, भैंस पालने का हो, गाय पालने का हो, मुर्गी पालने का हो, मछली पालने का हो, कछुआ पालने का हो, कुत्ते पालने का हो। मतलब के कुत्तों के पालने के भी सेंटर हैं, भी कैसे पाले जाते हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उनके मतलब कैसे उनकी
वो चीजें हम समझ सकते हैं भी हाँ, कैसे वो हाँ। सुरक्षित रहें और किस तरीके से पाला जाता है। हाँ, मतलब भारत में एक भी सेंटर ऐसा नहीं है कि इंसान के बच्चे कैसे पाले जाएंगे। ना बिल्कुल इसका बिल्कुल। कोई बजट है। जी। अगर आप मतलब आप अभी कुछ साथी कहेंगे, कमेंट भी करेंगे कि बजट का जो नाम लिया वो शिक्षा पे है। हाँ शिक्षा तो वही है, लेकिन एक काबिलियत पहचानना, एक बच्चे की काबिलियत पहचानना, उसका टैलेंट पहचानना, क्योंकि हम तो ये जान चुके हैं, ठीक ठीक लग रहा है वो आवाज आ गई। हम हम तो एक चीज जान चुके हैं कि इस यूनिवर्सल में, इस प्राकृतिक में हर एक बंदा यूनिक है। जी जी हर कोई यूनिक है। बिल्कुल। उस ईश्वरीय शक्ति, उस परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, जिसने इंसान को बनाया है, उसने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है। जी जी सबके अंदर टैलेंट है, कोई ना कोई मतलब स्पेशल गुण दे के भेजा है। स्पेशल गुण दे के भेजा है। वो टैलेंट पहचानने का गुण मतलब भारत में तो नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी जीव प्राणी है उसकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, हाँ, उसकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि मतलब कि मछली की जो स्पेशलिटी है वो है पानी में जिंदा रहना, हाँ, और पानी में इतनी स्पीड से दौड़ना कि अपन अनुमान नहीं लगा सकते, गोली की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ना। और बंदर की स्पेशलिटी है अब मतलब पेड़ों पे उछल कूद करना। हाँ, वो कितनी बिल्कुल। स्पीड पे और किस तरीके से कर सकता है वो उसकी अपनी अलग स्पेशलिटी है। हाँ, कुत्ते की स्पेशलिटी अलग है, भैंस की स्पेशलिटी अलग है, बंदर की अलग है, मतलब हर जीव प्राणी की अलग अलग स्पेशलिटी है। और जो इंसान है उसकी स्पेशलिटी क्या है, और हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है। उसको परमात्मा ने किस लिए बनाया था, ये एक मतलब अहम सवाल है। हाँ। अभी जैसे एक बात और निकल के आई है कि इंसान की क्या विशेषता है, जी जी स्पेशलिस्टी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी स्पेशलिटी। में, इतना जो जी जी अपनी समझ में नहीं आता ये सब। लेकिन क्या है वो उसकी विशेषता इंसान की, मतलब उसको आईपीएस बनना है, डिग्री लेके और बड़ा कुछ बनना है, लेकिन हमें तो देखने को ये मिलता है कि अगर वो अपने टैलेंट में है, अगर वो आईपीएस बन गया बड़ा हो गए, तो वो आत्महत्या भी कर लेता है। बिल्कुल। मतलब फिर इसका मतलब वो अपने टैलेंट में था ही नहीं। नहीं था, तो वो थोपा गया था किसी न वो किसी तरीके वो से। इसी तरीके की बात है कि इंसान का टैलेंट क्या है। भाई ताल कटोरा जाना इसलिए जरूरी है कि इंसान का टैलेंट क्या है। उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे साथी हैं जो वो 3 साल से लेकर और 20 साल तक के मतलब एक किसी भी उम्र बच्चे तक को, के। हाँ मतलब किसी भी उम्र तक के देख के वो बता देते हैं कि भी इसके अंदर उस परमात्मा ने कौन सा टैलेंट दिया है, और उस टैलेंट को पहचान के उस टैलेंट में लग जाना। जैसे अभी एक बात उदाहरण से समझिए आप, अगर आपको 6 मुर्गे दे दें और उनका नंबर लगा दे, मुर्गा नंबर 1, मुर्गा नंबर 2, मुर्गा नंबर 3, मुर्गा नंबर 4, ठीक है। 5 6 ऐसे पाँच नंबर छः लगा दें उनको, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको टास्क दिया जाए कि आपको इनको एक साथ पकड़ना है, हाँ। और इनके रिदम के हिसाब से पकड़ना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ठीक 5 नंबर 6 नंबर। बिल्कुल। क्या कोई पकड़ पाएगा? हाँ, 1 बाय 1 करके। 1 बाय 1 करके पकड़ सकता है, हाँ। लेकिन इकट्ठा पकड़ना है उनको। अच्छा नहीं, इकट्ठा खुले कमरे में ये छोड़ दो ये उनको, ये पॉसिबल नहीं। उनको एकदम इकट्ठा पकड़ना है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं तो फिर हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? 6 सब्जेक्ट दे दिए उसको, है। ठीक है। 6 सब्जेक्ट दे दिए उसको हाँ हाँ कि 6 के 6 में पास होना है भाई। अब उस बच्चे का टैलेंट कौन से सब्जेक्ट में है? मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव के अंदर एक साबी नाम का लड़का था, उसका नाम ही साबी था। उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी, हाँ। और आप उसकी दुनिया की ऐसी कोई रकम नहीं थी जो आप उसका हिसाब उसको लगा लो, ऐसे बता देता था चुटकियों में। मेरे गांव में था वो। हम्म, लेकिन इस व्यवस्था में जब वो पढ़ने के लिए गया, इस व्यवस्था में वो टिक ही नहीं पाया, इस शिक्षा में टिक ही नहीं पाया, क्योंकि आपको 6 के 6 मुर्गे एक साथ पकड़ने हैं और उसको नंबर वाइज पकड़ने हैं। उसको स्कूल वाले कहते थे पागल है ये। स्कूल वाले पागल बोलते थे उसको हाँ, भाई, क्योंकि अरे वो हिंदी नहीं पढ़ सकता था भाई। लेकिन मैथ में आप उसको चाहे करोड़ों की रकम का लगवा लो, चाहे कोई से भी अक्षर का हिसाब लगवा लो, घटा जोड़ भाग गुणा जमा कुछ भी करा लो, सब कर देता था सेकंडों में। ये मतलब उसकी स्पेशल ये उसकी, स्पेशलिटी थी, हाँ ये उसकी, और ये टैलेंट था उसका, जहाँ जो कहीं ना कहीं मतलब वो उजागर करने निखारने की बजाय उसको दबा दिया पागल कह के या कुछ भी था। हाँ मतलब इस एजुकेशन सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया भाई। जी 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 लेकिन एजुकेशन सिस्टम होना क्या चाहिए था, वो बिल्कुल पहले भी कई वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं कि भाई अपना एजुकेशन सिस्टम बदला गया है। टैलेंट के हिसाब से अपना एजुकेशन सिस्टम था। 5 साल तक बच्चों को पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, फिर ये देखा जाता था कि इसका टैलेंट किसमें है, उसको उसी क्षेत्र में डाल दिया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल वही बात है भाई।
सोनी भाई के जो टैलेंट के हिसाब से अपनी एजुकेशन थी, मतलब शिक्षा थी। अब एजुकेशन के नाम पे जो बवंडर मचा हुआ है वो ये है कि बच्चा, मतलब ये है कि पास हो गया, मतलब सारे बच्चे पास हो जाएं तो क्या कर लेगा सिस्टम, है ना। अगर सारे बच्चे फर्स्ट आ जाएं तो क्या कर लेगा सिस्टम। यानी कि +2 पास करने के बाद बच्चा इधर उधर देखता है भी मैं अब करूं क्या, है ना। मतलब उसको 12 साल खराब करने के बाद, हम तो खराब ही कहेंगे, जो एजुकेशन +2 तक का जो सिलेबस है, सुनो भाई आ जाओ, जो +2 तक का सिलेबस है वो जो अपने जो जिन्होंने शिक्षा के ऊपर अपना PhD किया है, सारी चीजें उन्होंने सीखी हैं, देखी हैं अपनी टीम के साथियों ने, अपने लोगों ने, और हम भी उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं उसमें, मतलब ये कह लो कि अभी के हम स्टूडेंट है। तो उस 12 साल की शिक्षा में उसको ये मालूम नहीं है कि उसको करना क्या है, और उससे भी आगे बढ़े, अगर मान ले कि अभी तो वो +2 की है, उससे आगे भी पढ़ेगा, लेकिन उसके आगे की सीट ही नहीं है, उसके आगे की उस बच्चे के लिए एडमिशन ही नहीं है। मतलब इस व्यवस्था के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है उन बच्चों के लिए, उनके लिए। तो जो गांव के आधार पर जो हम शिक्षा का एक पैनल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि 100% रोजगार वाली शिक्षा हो, और वो गांव के लेवल पर ही हो और गांव के लिए हो, मतलब हर बच्चा कहीं ना कहीं स्पेशल है और उसको कोई ना कोई काम मिले जी, बिल्कुल जी। है ना। तो इस विषय पर आप जो चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसमें थोड़ी सी ये बात कहना चाहूंगा सोनू भाई कि ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच के आपको कम से कम कुछ चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएगा। मान लो कि इस वक्त आप एक किसी कमरे के अंदर बंद हो, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब मौसम कैसा है, धूप निकली है, छाँव है, आंधी है, बारिश है, कैसा है, उसका आप अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन आप खुली आंखों से देख नहीं सकते। ये जो ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचकर वहां पर अपन जो सेमिनार अटेंड करेंगे, शहीदी दिवस मनाएंगे और सारी चीजें देखेंगे, तो उसमें मुझे जो महसूस होता है वो ये महसूस होता है कि जो लोग अब तक इस जो एजुकेशन सिस्टम में घुसे हुए हैं, जो मतलब फंसे हुए हैं, घुसे नहीं हुए, फंसे हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कुछ, तो वो वहां पर पहुंच के उनको विजुअलाइज हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। जैसे कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम तीसरी मंजिल पे जाकर के खड़े होकर के देखें तो चारों तरफ हमें साफ दिखाई देने लग जाता है, कम से कम दिखना तो शुरू हो कि चल क्या रहा है, क्यों जी, है ना। तो ये ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचने का उद्देश्य है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग बताएं क्या इसमें और आगे क्या चर्चा कर सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं जो लोग इस चीज को समझें, और ये बहुत अहम मुद्दा है, इस चीज को समझें। भाई चर्चा तो और भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, समय की बड़ी वो रहती है, क्योंकि देखो आपने नाम लिया है शहीदों का, हम भी जानते हैं कि भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, जी जी सुखदेव और राजगुरु जी को जी जी उस दिन। मतलब हम क्या करते हैं, इस दिन फूल मालाएं चढ़ाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन उन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी ऐसे ही हंसते हंसते, लेकिन उनके सपने आज तक भी पूरे नहीं हुए। मतलब एक बंदे ने, एक क्या बहुत से बंदों ने भी जान दे दी अपनी, और हम लोग सोचते हैं सिर्फ फूल मालाएं चढ़ा के कि हाँ भाई उसका काम हो गया। ऐसे कैसे काम होगा, क्योंकि भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं है बहुत से लोगों ने, तो मतलब बहुत से क्या, हम लोगों ने भी अब जाके पढ़ा है कि उस बंदे की सोच क्या थी उस समय में। मतलब आप इस बात को सोचो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार देश में थी जी MP MLA उनके बना करते थे यहाँ पे उस टाइम, वो यहाँ पे राज किया करते थे। अच्छा, कानून वो अपने हिसाब से बनाया करते थे। मतलब ये आप इस बात को सोचो कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी ना, वो सांड्रेस वध के उसमें हुई थी, कि सांड्रेस को मारा है इसने, भगत सिंह ने, इसलिए फांसी हुई थी। जी। अब सांड्रस ने क्या किया था? सांड्रस ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। लगभग 2000 लोग मारे गए थे। तो सांड्रस को फांसी क्यों नहीं हुई थी? वो कानून जो है उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे, अपनी इसलिए। सुरक्षा के लिए बनाए थे। तो भगत सिंह, मतलब वो भी तो इंसान थे, मेरा कहने का ये जी मतलब जी है कि जो वो 1800-1900 लोग मरे जलियांवाला थे बाग में जलियांवाले जो बाग मरे में, थे, जी जी। वो भी तो इंसान थे। तो सांड्रस को बाइज्जत बरी कर दिया था, इसलिए भगत सिंह जी ने उनको मारा था। तो अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई उस वक्त ऐसा
बताते हैं कि लगभग 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी देश की। जी। भाई 30 करोड़ में से क्या 100 ही लोगों की समझ में आया था कि ये विदेशी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? सिर्फ 100 ही लोगों को समझ में आया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसमें सारे कितने मेंबर होंगे, मतलब किस हिसाब से? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जो मेंबर थे वो तो लगभग जितने आप बता रहे हो उतने ही होंगे, हाँ, तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 30 करोड़ लोग क्या कर रहे थे उस टाइम देश में? 30 भाई करोड़ उनको नहीं लग रहा था कि ये हम गुलाम हैं, और ये भाई ये बंदा तो बदला लेने के लिए इसने मारा इनको, हाँ। और उस कानून के तहत उसको फांसी दे दी। तो भगत सिंह जी ने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है कि भाई जब तक ये खाकी वर्दी वाले भारत में रहेंगे, या मतलब अग्रा अनुरोध किया था, अपील की थी देशवासियों को हाँ। कि भाई देश तो आजाद हो जाएगा 15-20 साल में, जी। जब ये आजाद हो जाएगा तो मैं भारत के लोगों से और युवाओं से अपील करूंगा कि इस कानून को खत्म कर दें, खाकी वर्दी वाले को। तो वो कानून तो अब तक चला हुआ है। इस कानून की आड़ में मंत्री और भ्रष्टाचारी लोग आके इस कानून का फायदा उठा के कितने बड़े बड़े आंदोलन रोक देते हैं, वो आप सभी लोगों के सामने है। तो भगत सिंह जी का सपना भी पूरा नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब ये था। तो भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हुआ, और भी जो शहीद हुए हैं देश के ऊपर, जो लोग अपने देश प्रेमी थे उस वक्त के क्रांतिकारी, उनका भी सपना पूरा नहीं हुआ। उनका सपना पूरा जो नहीं हुआ उसको पूरा करने की ज़रूरत इसलिए है कि वो हम सबका सपना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें, वो संपूर्ण स्वराज उनके पक्ष में हो, सब चीज़ें उनके हित में हो, और यहाँ पे अहित हो रहा है। चलिए इस चर्चा को तो आगे और मैं इसमें थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा, जो वो दिमाग से बात फिसल गई थी। मेरा ये कहना है जी। कि देश में जितना भी काम हुआ है ना, वो राजनीति को मद्देनजर रख के हुआ है। इस पे किसी दिन फिर कोई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है, सभी के मन में, कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और उधम सिंह, इनके सपोर्ट के लिए भारत में जो बड़े बड़े उस टाइम के नेता थे, चाहे वो कोई भी थे, वो इनकी सपोर्ट में क्यों नहीं आया करते थे? वो सिर्फ इतने से ही सारे से समझ जाइए, वो इसलिए नहीं आया करते थे कि जैसे आज किसी एक पार्टी का व्यक्ति, किसी एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी की बुराई नहीं करता है, वो दूसरी पार्टी की बुराई करता है। और वही कारण था उस वक्त भी, क्योंकि ब्रिटिश के गुलाम थे, भारत में एक पार्टी बन चुकी थी, और वो पार्टी बनाई थी अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, और उस पार्टी में लोग काम करते थे भाई, इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं आया करते थे कि कभी हमें पार्टी से निकाल दे, बिल्कुल। या फिर हमें जो वो चंदा, डोनेशन या तनख्वाह दे रहे हैं भाई, वो तनख्वाह देने से कभी रोक दे। जैसे आज हर एक सरकारी व्यक्ति समाज और गांव के लिए काम करने के लिए बोल देता है कि मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, तो नौकरी की आड़ में वो समाज का नाश कर रहा है, चाहे वो कोई मर्जी हो। हाँ, इसीलिए उस समय में भी यही था कि भाई कभी अंग्रेज हमें नौकरी से निकाल दें, कभी अंग्रेज हमें कांग्रेस पार्टी से निकाल दें। इसलिए सब उन चंद्रशेखर और भगत सिंह और उधम सिंह और अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसलिए उनके सपोर्ट में नहीं आया करते थे। ये सबसे बड़ा कारण था। पूरे तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा इस पे किसी दिन किसी वीडियो पे, क्योंकि 1890-92 से इलेक्शन होना शुरू हो गए थे देश में, और उससे पहले ब्रिटिश में इलेक्शन हुआ करते थे, वहां से एमपी एमएलए चुन के आया करते थे, यहाँ पार्लियामेंट की सरकार बनती थी और वहां से चुन करके यहाँ आया करते थे। इसलिए उनको कोठियां, सिक्योरिटी गार्ड, बंगले और पूरी सुख सुविधा दी जाती थी उन लोगों को जो वहां से आया करते थे। 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेयर बने थे कलकत्ता के, लेकिन उस वक्त क्रांतिकारी लड़ रहे थे। तो नेताजी ने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष था और इस्तीफा दे दिया था। उसने हिसाब लगा लिया कि जब तक पार्टी बना के खेलते रहेंगे कुछ नहीं होएगा। उस बंदे ने अपनी ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक सरकार बना ली थी कि शायद इससे कुछ हो जाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तब जाके समझ में आया कि सब कुछ अपना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आजाद हिंद सरकार, बैंक, फौज, और वो सब सभी जानते हैं, जो वीडियो में भी बताते आते हैं। मतलब ये गहन शोध का विषय है पूरा का पूरा। चलिए, सोनी भाई ने जो बताया है कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, और ये गहन शोध का विषय है। मोटरसाइकिल करके वो दिक्कत नहीं उठा उसमें। चलो भाई, जो गहन शोध का विषय है, और इसको हम किसी और दिन इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये जागरूकता हो
और समझ में आए कि ये मामला कैसे कैसे चला और किस तरीके से इन लोगों ने हमारे देश के ऊपर षड्यंत्र करके राज किया और राज करने के उपरांत हमारे देशवासियों के साथ अन्याय किया, जो प्रतिदिन और पल पल शोषण होता रहा और आज भी उसी शोषण का शिकार है। क्योंकि जितना भी सिस्टम है, मुझे जो समझ में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का है। आप मतलब इसके ऊपर भी एक बार चर्चा करेंगे सोनी भाई कि हम सुबह से लेके शाम तक हम कंपनियों का कैसे गुलाम बनकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से हम गुलामी भोग रहे हैं। जी। तो अभी के लिए जो संदेश है वो ये है, सोनू भाई एक बार आप भी आओ, एक संदेश दो गांव वासियों के लिए, सभी साथियों के लिए कि ताल कटोरा स्टेडियम में अवश्य पहुंचे। जो साथी वो चलना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमने नंबर दे दिया है अपना, आप चाहो तो अपना नंबर दे सकते हैं। और एक अपील आप भी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कहने का मतलब ये है कि वहां पे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। कम से कम ये तो समझ में आए, उसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो बात की बात है, वो भी अपन एक बार सीख लेंगे। पहले समझ तो लें कि बर्बादी हो रही है। जी एक संदेश आप देना चाहेंगे? जी पकड़ लूंगा। सभी को नमस्कार जी। जैसे कि भाइयों ने बताया है, दिल्ली प्रोग्राम है ताल कटोरा स्टेडियम में, तो सभी ने पहुंचना है। और उसका पहुंचने का ये है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानने के लिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे। जो देश में चल रहा है उसको देखते हुए दीदी को ये मीटिंग रखी गई है, पेरेंट्स साथ में जाएंगे। सभी अपने बच्चों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पहुँचने की, और वहाँ पे डॉक्टर साहब को सुने, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अपने बच्चों को साथ लेके पहुंचे। इसमें एक बात याद आ गई धन्यवाद। भाई, कंवर ग्रेवाल का एक लाइन है, जो चीजें समझने की हैं वो ये हैं। वो कहते हैं, कंवर ग्रेवाल ने कहा है कि कैसे कहते हैं वो कि केड़ी पार्टी ते केड़े झंडे, वोटां पाके खावे डंडे, ओ सोहणिया सजना समझ ना दे एजेंडे। ये एजेंडे समझने की बात है और इनको समझने की जरूरत है कि ये किस तरीके से हमें बर्बाद कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा पूरे बच्चों का सिस्टम बर्बाद किया हुआ, उनका शोषण कैसे हो रहा है, कैसे देश के वासियों का शोषण हो रहा है। और सोनी भाई बंद करना एक बार। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय सुभाष। और पहुंचिए ताल कटोरा स्टेडियम।